हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज है आपकी 4.2। उस पर बेस्ड जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज का, वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल समेत, और उसके बाद हम आपको इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। एंड एक्सरसाइज वीडियो इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है। डियर, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो किसी भी चीज में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे ही हमारे लिए फिजिबल होगा हम जरूर उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या है ये प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो उसको समझने की जरूरत है कि ये प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज बनाई क्यों गई है। आपने 4.1 एक्सरसाइज में क्या किया, आप 4.1 एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर कर वैल्यू निकालना सीख रहे थे, राइट। अब ये जो एक्सरसाइज है या प्रॉपर्टीज जो है, इनका फायदा क्या है, इनको क्यों पढ़ाया जा रहा है। जो भी आपके पास डिटरमिनेंट होता है, अगर आप उसको एक्सपैंड करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, लाइक इवैल्यूएट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें एंड देन एक्सपैंड करें, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। यही काम प्रॉपर्टी का है। कई बार तो प्रॉपर्टीज ऐसी हेल्प कर देती हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग ही आपका आंसर जीरो या फिर राइट साइड पे जो चाहिए होता है या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्यों हमें सीखनी है। डिटरमिनेंट तो हमें पता है कि हमें मैट्रिसेस की मदद करने के लिए सीखना है, क्योंकि हम एक फाइनल एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसमें 4.6, जिसमें हमें पता चलेगा कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो है वो कितने कनेक्टेड हैं, राइट। बट व्हाट अबाउट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या करती है डियर, जो भी आपका डिटरमिनेंट है उसको इतना सिंपल बना देती है बिफोर एक्सपेंडिंग कि आप लोगों के लिए एक्सपैंड करना आसान हो जाता है। कोशिश इसमें क्या रहती है कि जो भी आपके पास डिटरमिनेंट है उसमें मैक्सिमम जीरोस आ जाए, राइट, और वो सिंप्लीफाइड हो जाए। तो ये है इसका यूसेज। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखिए डियर, कोई जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में आपको प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 नंबर लिखा है वो नंबर आपको याद करने की जरूरत है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो प्लीज मैं दोबारा ये बात बोल रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपको उनका प्रॉपर्टी नंबर पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी 1 बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी 2 बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक थ्योरम कि आपको थ्योरम ही उसका नंबर याद होना चाहिए। हाँ, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी का क्या रिजल्ट है। तो हो सकता है कि हम उस ऑर्डर में ना कराएं जिसमें एनसीईआरटी है, बट आपको प्रॉपर्टी सारी बताएंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसका कहना है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट का सारा रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो, इफ वी कन्वर्ट ऑल रोज या फिर ऑल कॉलम्स, कुछ भी ठीक है, या तो आपने सारी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया या फिर आपने सारे कॉलम्स को अगर रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे केस में ये कहा जा रहा है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले आ रही थी और जब आपने बाद में डिटरमिनेंट निकाला तो दोनों का आंसर सेम होगा, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज्ड। वैल्यू ऑफ, दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज सेम या अनचेंज्ड। एग्जाम्पल समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है जी, बुक में ही एग्जाम्पल है हमारे पास 2 - 3 5 6 0 4 एंड देन 1 5 -7। हम इसे एक्सपैंड करते हैं और फिर ये प्रॉपर्टी लगाकर देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो एक्सपैंड करते हैं। जनरली मैं रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करना पसंद करती हूँ, आप जिस मर्जी के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 लिखा। अब 2 वाला कॉलम और रो जो है वो हाइड कर दीजिए, तो आपके पास एलिमेंट बचा 0 5 4 -7। देन माइनस और ये वाला माइनस, जो इसका कोफिशिएंट है वो +3 हो गया आपके पास। देन ये वाले कॉलम और इस रो को हाइड कर दीजिए, दिस कॉलम एंड दिस रो। तो आपके पास बचा 6 1 4 -7। देन आपके पास 5। अब आप इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दीजिए, ये आ गया 6 1 0 5, राइट। तो ये अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस सबसे पहले आप ये वाला इंटू करेंगे तो ये आ गया 0 माइनस एंड देन दिस 3। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे -42, देन माइनस लगता है, ये आ गया -4 30 -0। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज -40, दिस इज -138 एंड दिस इज +150।
एंड आवर फाइनल आंसर इज -28। तो हमने ये डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किया। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट की सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फॉर एग्जांपल ये रोज हैं आपके पास, ठीक है, अगर हम इसे चेंज कर दें तो फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट 1 है, अब मैं चेंज कर रही हूँ, डिटर्मिनेंट 2 निकाल रही हूँ और इसकी सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट, तो ये जो रो है इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, 2 -3 5 देन 6 0 4 देन 1 5 -7। आई होप आप लोग एक्सपैंड कर लेंगे जैसे आपने फर्स्ट इसमें हमने आपको करके दिखाया। तो अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे डियर, तो आपका आंसर यही आएगा जो आपके पहले आपने डेल्टा 1 में यानी डिटर्मिनेंट 1 में निकाला। तो दिस इज द प्रॉपर्टी सेज कि अगर हम पूरा का पूरा जो डिटर्मिनेंट है उसको चेंज कर दें, मैट्रिक्स में आप ट्रांसपोज शब्द इस्तेमाल करेंगे लेकिन डिटर्मिनेंट में आप ट्रांसपोज शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि जो पहले मैट्रिक्स थी उसका जो डिटर्मिनेंट निकाला, अगर पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो सेम होगा, राइट। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि कोई मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज करा और आपने डिटर्मिनेंट निकाला, और जो वो पहले मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो वो क्या है? सेम। लेकिन आप डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं उसके लिए? प्रॉपर्टी में ध्यान से सुनिएगा, हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा है कि अगर मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास एक मैट्रिक्स थी फॉर एग्जांपल, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, उसका डिटर्मिनेंट और जो पहले डिटर्मिनेंट था। या सिंपल शब्दों में कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के सारे रोज को कॉलम में बदल दें और जो आपका पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा था और जो बाद में आएगा सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी 1 सेज। तो आई होप प्रॉपर्टी 1 इज ओके, कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 2 कहती है इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज, पहले हमने क्या किया? सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज या फिर कॉलम, ये प्रॉपर्टीज दोनों पर एप्लीकेबल होती हैं। एनी 2 रोज और कॉलम, अगर हमने आपस में 2 रोज को चेंज कर दिया, 2 कॉलम को चेंज कर दिया, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? साइन, ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो जो साइन होगा सिर्फ वो चेंज हो जाएगा। मतलब समझते हैं कैसे? इससे पहले भी हमने एग्जाम्पल लिया था, सेम ही एग्जाम्पल हम लोग दोबारा ले लेते हैं। हमने ये डिटर्मिनेंट लिया था, अगर आपको पता हो, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी 1 में लिया था, 2 -3 5 6 0 4 एंड 1 5 -7। आई होप आपको एक्सपेंशन आता है, और अगर नहीं आता तो पहले 4.1 एक्सरसाइज अच्छे से करिए, फिर ही आप ये प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज देखिए, यही रिक्वेस्ट है हमारी। तो मान लीजिए कि आपने इसको एक्सपैंड कर लिया, जो कि हमने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में करके दिखाया, आपके पास आंसर आ रहा था -28। लेट इट बी दिस इज डिटर्मिनेंट 1 बिफोर प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कोई 2 रोज आपस में इंटरचेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज R1 एंड दिस इज R2, तो मैंने R1 को इंटरचेंज कर दिया, ऐसे लिखते हैं हम इसको, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 के साथ। मतलब मैंने R2 को उठा के R1 की जगह पे पुट कर दिया और R1 की जगह पर R2 आ गया, ठीक है, और बाकी सब सेम। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट का जो पहले आपके पास वैल्यू आ रहा था उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी इफ इट इज -28, नाउ योर आंसर इज 28। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जब आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट में नेगेटिव बाहर आ जाएगा, जितनी बार आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। यानी अगर आपने R1 को R2 से इंटरचेंज करा तो डिटर्मिनेंट के बाहर पहले से ही नेगेटिव आ गया, जिसकी वजह से जितना भी वैल्यू आ रहा था वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए फिर से आप प्रॉपर्टी लगा देते हैं, C1 को इंटरचेंज कर देते हैं C2 के साथ, ठीक है, फिर एक और बार माइनस बाहर आ जाएगा। तो एक माइनस पहले था क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी लगाई थी, फिर हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, तो आपके पास एक और माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। फॉर एग्जाम्पल एक और बार आप इंटरचेंज कर देते हैं, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, तो फिर एक और बार माइनस बाहर आ जाएगा। यानी जितनी बार आप ये इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस आ जाएगा विदाउट एक्सपेंडिंग। अगर हम उसका इफेक्ट चेक करना चाहें, या फिर अगर
आफ्टर इफेक्ट चेक करना चाहें तो यही है कि जो भी आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा था पहले, वो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा, आंसर अभी भी सेम रहेगा। तो प्रॉपर्टी 1 में क्या था, हमने सारा का सारा जो डिटर्मिनेंट था उसकी सारी रोज को कॉलम बता दिया था, जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पहले आ रही थी वही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाद में भी आ रही थी। प्रॉपर्टी 2 में क्या है डियर, कि अगर आप कोई दो रोज जैसे कि R1 को R2 से इंटरचेंज करा, या फिर कोई भी दो कॉलम C1 को C2 से इंटरचेंज करा, ऐसे केस में आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट के बाहर माइनस साइन आ जाएगा। जितनी बार आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बार बार माइनस बाहर आता रहेगा। या हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही हम दो रोज को इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पहले आ रही थी अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज योर प्रॉपर्टी 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलें प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। चलिए डियर, हमारी प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, आपका टाइम बचे इसलिए हमने ऑलरेडी लिख लिया। प्रॉपर्टी 3 कहती है ऑल एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज या कॉलम, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम अगर एकदम सेम एलिमेंट कंटेन करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाते हैं, कोई भी आपके पास एक डिटरमिनेंट है 3 2 3 2 2 2 3 3 3। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो R1 के एलिमेंट है और R3 के एलिमेंट है आर आइडेंटिकल। आप देख सकते हैं R1 जो आपके पास रो है उसमें है 3 2 3 और इसमें क्या है 3 2 3। तो हमने यही प्रॉपर्टी लिखी है, ऑल एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज या फिर एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। चलिए एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं कि वाकई में ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं। तो एक्सपैंड करके देख लेते हैं। ये 3 हमने लिखा, इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दीजिए, क्या बचा आपके पास 2 2 3 3। देन इट इज -2, इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दीजिए, आ गया 2 3 3 3। देन +3, इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दीजिए, दैट इज 2 3 2 2। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये 6 -6, तो फिलहाल ये तो 0 हो गया हमारे पास। देखिए ये भी 6, ये आ गया आपके पास 9। नाउ दिस इज 4 -12, सॉरी 4 -6, दिस इज 0, दिस इज 6 एंड दिस इज फाइनली -6। तो आप देख सकते हैं कि आपका डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहा है 0। तो जब आपको विदाउट एक्सपेंडिंग ये प्रॉपर्टी मदद कर रही है तो क्यों करना है ये तामझाम। तो सिंपल सी बात है, इस प्रॉपर्टी का ये कहना है कि जहां पर भी आपको दो रोज आइडेंटिकल दिख जाए या दो कॉलम्स आइडेंटिकल दिख जाए उनका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर है ABC आप देखिए यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है आइडेंटिकल है, तो आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा 0 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 3। तो प्रॉपर्टी 1 में क्या था, साथ साथ रिवाइज करते जाइए। प्रॉपर्टी 1 में ये था कि अगर हम सारी रोज को कॉलम में बदल दें, पूरा डिटरमिनेंट रो को कॉलम में बदल दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। सेकंड में हमें यह कहा गया कि अगर हम किन्हीं दो रोज को आपस में चेंज करें या किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में चेंज करें तो हर बार डिटरमिनेंट पे ये प्रॉपर्टी लगाने पे नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कि नेगेटिव ही साइन चेंज करता है। उस प्रॉपर्टी में ये बोला ना साइन चेंज हो जाएगा, तो वही मतलब होता है बाहर नेगेटिव लगा दो। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 कहती है कि अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं या दो कॉलम्स के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। चलिए प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी 4 बहुत सिंपल सी है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी आपको एक रो मिल जाए या कोई कॉलम मिल जाए जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं, सिंगल रो में किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा कोई डिटरमिनेंट नजर आ जाए, आप देखेंगे तो R2 के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो कंफर्म बात है जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो भी ये 0 ही आएगा। तो विदाउट
एक्सपेंडिंग, आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डायरेक्ट भी इसको क्या लिख सकते हैं, 0। सेम फॉर कॉलम, अगर किसी कॉलम के अंदर सारी एंट्री 0 आ जाए, ठीक है, कोई भी आपके पास कॉलम है तो आप देख सकते हैं कॉलम 2 के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो 0 होगा। दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी 4 सेज, राइट। तो प्रॉपर्टी 1 क्या थी, अगर हम सारे रोज को कॉलम में बदल दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। प्रॉपर्टी 2, अगर हम कोई दो रोज आपस में इंटरचेंज करें या दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट में बाहर नेगेटिव आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो रोज आइडेंटिकल हो, दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सेम प्रॉपर्टी 4, अगर किसी रो के या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो चलिए प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। चलिए डियर, मैंने इस प्रॉपर्टी को थोड़ा डिफरेंट नेम दिया है, जो बुक में लिखा है उससे अलग नाम लिखा है, टेकिंग कॉमन प्रॉपर्टी बोलती हूँ मैं इसको। तो इसमें क्या होता है डियर, जैसे आप मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, दोनों में डिफरेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी हो और अगर आपको कहा जाए कि इस मैट्रिक्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको क्या सिखाया गया है कि इसके हर एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास ठीक है, अगर हमने कहा 2a निकालो तो आप इसके सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2 0 0 4 -2 6 6 6 2। तो ये आपके पास 2a मैट्रिक्स, राइट। लेकिन अगर यही चीज डिटर्मिनेंट में बोली जाती है तो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। यानी अगर यही डिटर्मिनेंट होता, सेम अगर आप इसको लगा लीजिए, ये मैट्रिक्स है और अब हमने इसको डिटर्मिनेंट में बदल दिया, और अगर हम अब कह रहे हैं कि आप एक काम करो, इस डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो वैल्यू है, ये जो बाहर वैल्यू है, ये पूरे डिटर्मिनेंट से इनटू नहीं होगी। या तो आप किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस देखिए, जब आपने मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपने हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बारी आई तो ऐसा नहीं होता। ये जो 2 है या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से, वो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी से कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई किसी एक रो या कॉलम से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 1 से, तो ये हो गया 2 4 6, ये एज इट इज रहेगा और कहीं ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए, हमने टेकिंग कॉमन प्रॉपर्टी लिखा है। जनरली हमें ऐसा नहीं करना होगा कि हमें अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, जनरली हमें डिटर्मिनेंट को सिंपल करना होगा। तो अगर हमें किसी कॉलम में ऐसे एलिमेंट नजर आए कि वो सेम एलिमेंट से डिविजिबल हैं, तो हम उस कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। यानी मैंने आपको यहां से यहां सिखाया है, लेकिन एक्चुअली में हमें यहां से यहां जाना है। यानी आपके पास ऐसे डिटर्मिनेंट गिवन होगा और अगर हमें दिख रहा है कि जो C1 है उसके एलिमेंट्स 2 से मल्टीपल हैं, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही रो में से भी आप कॉमन ले सकते हो। तो अगर मल्टीप्लाई एक कॉलम या एक रो से हुआ है तो कॉमन भी एक रो या एक कॉलम से ही होगा, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम आपको बुक का एग्जांपल लेके बताते हैं। एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास। तो देखिए डियर, अब ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपैंड करना है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाना अच्छा रहेगा, क्यों? आप देखिए दो रोज बड़ी सिंपल सी हैं, बस एक R1 ही है यार जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी मदद करती है एक्सपैंड करने से पहले डिटर्मिनेंट को थोड़ा इजी बनाने में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख लें, एक बार चेक कर लें, क्या यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट निकल सकता है, लाइक कोई ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों में है? तो यस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स हैं ये सारे के सारे। तो इट इज 6 into 17 बेसिकली, इट इज 6 into 3 एंड इट इज 6 into 6। बाकी सब सेम है, यहाँ पर हमारी रो एज इट इज है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर से क्या है, आप 6 कॉमन ले सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसको टेकिंग कॉमन प्रॉपर्टी कहती हूँ। तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम R1। तो बेसिकली आपको यहाँ एक डिटर्मिनेंट से स्केलर नंबर कैसे मल्टीप्लाई होता है ये समझाया गया। वो किसी एक कॉलम या किसी एक रो से मल्टीप्लाई होता है, तो बाहर भी वैसे ही आएगा। तो 6 आपका बाहर आ गया और यहाँ पर आपके पास रह गया 17 3 6, दैट इज 1 3 4 17 3 6। अभी भी आप देखें तो आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो R1 और जो R3 है उसके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है
जिसमें ये कहा गया कि अगर दो रोज आइडेंटिकल हो, जरूरी नहीं है आपको प्रॉपर्टी नंबर याद करने की, सिर्फ प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत है कि जो R1 R2 के एलिमेंट आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0। तो 6 इंटू 0 आपके पास देखिए दो प्रॉपर्टी लगाते ही इस डिटरमिनेंट का आंसर आ गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। यही है प्रॉपर्टी का असली फायदा, राइट। तो चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ जी डियर, तो अब हमारे पास है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 बहुत अच्छी प्रॉपर्टी और काफी यूज भी होती है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम कंटेन सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन वी ब्रेक द डिटरमिनेंट इनटू टू और मोर डिटरमिनेंट। क्या कह रहा है कि अगर आप पूरा डिटरमिनेंट चेक कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी कि अगर आपको डिटरमिनेंट में कोई खास रो या कॉलम अलग सा ही नजर आ रहा है, यार उसमें 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं या 4 टर्म्स हैं जिसकी वजह से बाकी रो से थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है, सिर्फ तभी आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से आप उसे उतने डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं जितनी टर्म्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो जब हम एग्जाम्पल वीडियो बनाएंगे तो ये वाले एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसके आगे वाले एग्जाम्पल्स ही आपको एग्जाम्पल वीडियोस में मिलेंगे। तो आप देखिए कि अगर आप इस डिटरमिनेंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमें कहा है डिटरमिनेंट एक्सपैंड करने के लिए। करने को तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा एक्सपैंड कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस लगाएं और एक्सपैंड कर दें, बट यार प्रॉपर्टी का खास यूज है और प्रॉपर्टी सीखनी भी जरूरी है। और इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ये है और एक 4.6 एक्सरसाइज में आपको सिखाया जाएगा। तो देखिए डियर, आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप रो 1 और रो 3 को देखेंगे तो यार ये सिमिलर सी लग रही है, लेकिन जो रो 2 है वो थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। वो एक से ज्यादा टर्म्स कंटेन करके रखा है। अगर आप R1 और R3 की बात करेंगे, दोनों में सिंगल सिंगल टर्म है, तो यार R2 जो है ये हमारी थोड़ी ऑड नजर आ रही है। तो R2 में ये प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको इस कॉलम के इस रो के अंदर 2 टर्म्स नजर आ रही हैं हर एलिमेंट में, तो आप इसे 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। एंड प्लीज आप मैट्रिसेस को डिटरमिनेंट के साथ मिक्स मत करिएगा। अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करा जाएगा। सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। प्रॉपर्टी में लिखेंगे एज ईच एलिमेंट ऑफ R2 कंटेन 2 टर्म्स, ठीक है। क्योंकि उसमें 2 टर्म्स हैं तो ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद आप इसे 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, R1 और R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज। और हमने आपको डिटरमिनेंट का प्लस माइनस सिखाया भी नहीं। अब देखिए क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट डिटरमिनेंट में चला जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड डिटरमिनेंट में चले जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैम अगर हम इन्हें प्लस करें तो a प्लस ए 2a हो जाएगा b। नहीं भाई, डिटरमिनेंट में एडिशन नहीं सिखाया और इस तरीके से एडिशन होता भी नहीं है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी बनी है कि डिटरमिनेंट में अगर कोई रो में खास तौर पे 2 एलिमेंट है तो भी आप उसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो और फर्स्ट और सेकंड रो और थर्ड रो को एज इट इज रख सकते हो। तो इसका एडिशन मैट्रिक्स के एडिशन जैसा बिल्कुल नहीं है। तो ये है इसका एडिशन कि अगर आपके पास किसी रो में 2 वैल्यूज नजर आ गई, 2 टर्म्स नजर आ गई, तो मैं उसे 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकती हूँ, राइट। और यहाँ पर ऐसे प्लस नहीं होता जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स में सीखा। क्लियर है मेरी बात। तो इसमें इसी तरीके से इसको सेपरेट किया जाता है। अब हमने प्रॉपर्टी 6 लगा दी, जो हमारे अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी 6 है, बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी 5 है। तो प्रॉपर्टी 6 हमने यहाँ पर लगा दी। अब क्या बेनिफिट होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो जो R1 है और R3 है, सॉरी R2, डिटरमिनेंट 1 में वो आइडेंटिकल है, राइट। डिटरमिनेंट 2 में अभी फिलहाल कुछ आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमने देखा था कि अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो किसी रो में से तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि हमें इसमें से कॉमन नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम लिखेंगे एज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल इन डिटरमिनेंट 1, ये जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि 2 डिटरमिनेंट हमारे पास हैं यहाँ पर। इन डिटरमिनेंट 1 एंड साथ के साथ टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R2 फ्रॉम डिटरमिनेंट 2। अब क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी मेंशन कर दी कि R1 और R2 आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास क्या हो गया डियर, 0। और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद यहां बचा A B C X Y Z
एक्स वाई जेड। अब क्या होगा डियर, ये तो खैर जीरो हो गया था, टू। अगर आप देखें तो अब इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो R2 और R3 हैं वो एकदम आइडेंटिकल हैं। तो अगर आइडेंटिकल होंगे तो विदाउट एक्सपेंडिंग आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आंसर जीरो लिख सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, जीरो। तो ये यूज है प्रॉपर्टी का। बाकी जो प्रॉपर्टी आपकी बुक के अंदर और मेंशन कर रखी है डियर, वो एज सच प्रॉपर्टी नहीं है। आप लोगों ने जो 3.4 एक्सरसाइज जो आपने मैट्रिसेस में सीखी थी कि R1 प्लस R2 कर सकते हैं, R1 प्लस R3 कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो वो तो हम जैसे से क्वेश्चन करेंगे तो उससे भी हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो मेन प्रॉपर्टीज यही है जिसको आपने रिमेंबर करना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, एग्जाम्पल वीडियो देखने से पहले आई होप आपको रिवाइज हो भी गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए, चाहे कहीं पर भी अपने प्लेटफॉर्म पर आप शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।